हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रैंकर्स डेस्टिनी में। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज होने जा रही है महा मैराथन सीरीज जो आपकी करंट अफेयर्स की है। लास्ट 12 महीने की करंट अफेयर्स कंप्लीट कराई जाएगी। लगभग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 200 क्वेश्चन हैं ये, जिसमें से आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लास्ट तक आप बने रहिए। ये क्वेश्चन बिल्कुल छांट के निकाले गए हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। किसी भी एग्ज़ाम में यहाँ से 2-4 क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे। तो अगर आपकी 30-40 मिनट में 3-4 क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो बिल्कुल भी गलत नहीं है मेरी राय में। आप बने रहिए, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं रैंकर डेस्टिनी को। दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो। यहाँ पर हम यूपी पीसीएस, एसएससी सीजीएल, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी के लिए जो भी करंट अफेयर्स है वो यहाँ कवर करवाई जाती है। आपको 3 चीज़ें आपको परफेक्ट बनाएंगी। सबसे पहले आपको परफेक्ट प्रिपेयर्ड रहना है, प्रैक्टिस करना है, सक्सेस करना है। यही तीनों चीज़ें सक्सेस मिलेगी इससे। यही तीनों चीज़ें आपको सफल बनाएंगी दोस्तों। 3 चीज़ें एकदम थंब रूल बना लीजिए। प्रिपेयर रहना है, आपको प्रैक्टिस करना है, और इन्हीं चीज़ों से मिलेगी सक्सेस। ठीक है, पिछले 12 महीनों की करंट अफेयर्स है। ठीक है, अच्छी तरीके से कवर करिएगा। बहुत अच्छी सारी चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल यहीं से पूछी जाएंगी। जून से जून तक की हम देखेंगे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सारे जितने भी क्वेश्चन बन पाएंगे सारे इसी में हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि 52वां G7 शिखर सम्मेलन, जिसमें 15 से 17 जून 2026 तक कहाँ पर आयोजित किया गया है। तो रिसेंटली बिल्कुल 52वां G7 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। तो ये एवियन लेंस वेंस फ्रांस में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? एवियन लेंस वेंस फ्रांस में हुआ है। 52वां शिखर सम्मेलन जो कहाँ हुआ है? फ्रांस में हुआ है। जो G7 है, 7 कंट्रियाँ हैं। सातों कंट्रियों को आपको नाम पता होना चाहिए। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि G7 में कौन कौन सी कंट्रियाँ हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि जो 52वें G7 शिखर सम्मेलन 2026 की अध्यक्षता किसने की? तो इसकी इमैनुअल मैक्रोन ने की है। किसने? इमैनुअल मैक्रोन ने। G7 शिखर सम्मेलन 2026 की अध्यक्षता किसने की है? तो इमैनुअल मैक्रोन ने इसकी अध्यक्षता की है। 3 नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर कि भारतीय अंतरिक्ष हैकाथॉन 2026 के तीसरे संस्करण की शुरुआत किसने की है? तो किसने की है? इसरो ने ये की है। किसने की है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने इसकी अध्यक्षता की है। ठीक है, यह इसकी शुरुआत की है। किसने की है? इसरो ने इसकी शुरुआत की है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 12 जून 2026 को शुरू हुए 10वीं ICC महिला T20 विश्व कप का मेज़बान कौन देश है? ठीक है, तो 12 जून 2026 को शुरू हुआ है 10वें ICC महिला T20 विश्व कप। इसका मेज़बान कौन है? तो इंग्लैंड और वेल्स हैं। 2 देश हैं, इंग्लैंड और वेल्स। ठीक है, याद रखना, 2 देश इसके मेज़बान हैं, इंग्लैंड और वेल्स। उसके आगे देखते हैं हम। 1 सेकंड, कलर चेंज करते हैं थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है कि 15 जून 2026 को DRDO ने स्वदेशी जो लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, ठीक है, LRLACM का सफल परीक्षण किया है। कहाँ से किया है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप है उड़ीसा में। ठीक है, यहाँ से इसने ये परीक्षण किया है। DRDO ने परीक्षण किया है लॉन्ग अटैक क्रूज मिसाइल। ठीक है, इसका ये परीक्षण किया है। तो कहाँ से किया है? APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया है, जो उड़ीसा में है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार आयोजित फेंसिंग यानी कि तलवारबाजी चैंपियनशिप 2026 का मेज़बान शहर कौन है? तो भारत में पहली बार आयोजित फेंसिंग तलवारबाजी हुई है पहली बार 2026 में। मेज़बान शहर कौन है? तो नई दिल्ली में ये हुआ है। कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। सही आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली में हुआ है। आगे क्या है? 7 नंबर क्वेश्चन है कि 7 नंबर, भारत सरकार ने जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया GIC में अपनी 10% हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है। तो भारत सरकार ने कितने % हिस्सेदारी जो GIC में है? 5% हिस्सेदारी भारत सरकार बेचेगी। कितना? GIC में भारत की 5% हिस्सेदारी है।
उसने अपनी ये हिस्सेदारी बेचने का फैसला कर लिया है। तो उसका सही आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, किस राज्य के पारंपरिक तंत्री वाद्ययंत्र जो सरिंदा को हाल ही में भौगोलिक जीआई टैग प्रदान किया गया है? किस राज्य के पारंपरिक तंत्री वाद्ययंत्र जिसका नाम सरिंदा है उसे जीआई टैग मिला है? तो ये त्रिपुरा राज्य का है। कहाँ का है? त्रिपुरा राज्य का है दोस्तों। जो पारंपरिक जीआई टैग है जिसका नाम सरिंदा है वो त्रिपुरा का है, याद रखना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि दुनिया की पहली कमर्शियल ब्रेन चिप जिसे नियो का निर्माण किस देश ने किया है? दुनिया की पहली कमर्शियल ब्रेन चिप नियो नियो का निर्माण किसने किया है? तो ये चाइना ने किया है। किसने किया दोस्तों? चाइना ने किया है। उसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 कि नरेंद्र मोदी किस यूरोपियन देश का यात्रा करने वाले भारत के पहले पीएम बन गए हैं? नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में एक यूरोपीय देश की यात्रा की है और उस देश की यात्रा करने वाले ये पहले पीएम बन गए हैं। तो ये स्लोवाकिया गए हैं। हमारे प्रधानमंत्री स्लोवाकिया जाने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। भारत का पहला ऐसा प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी, जिसने स्लोवाकिया की यात्रा की है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च राजकीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस, ठीक है, डबल क्रॉस से यानी कि फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया है? द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस। तो जहाँ पे वाइट आ जाए वहाँ पे स्लोवाकिया आपको लगाना है। डबल क्रॉस किसने दिया है? स्लोवाकिया ने। वाइट किसने दिया है? स्लोवाकिया ने। याद रखना, बहुत सारे सम्मान हैं जो नरेंद्र मोदी जी को दिए गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना, द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस यानी कि फर्स्ट क्लास से किससे सम्मानित किया गया है? स्लोवाकिया ने। जहाँ जाते हैं नरेंद्र मोदी जी जिस देश में, वहाँ से एक सम्मान पाते ही पाते हैं। मंगोलिया में आयोजित हुआ वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 में भारत की नेहा सांगवान ने कौन सा पदक जीता है? तो याद रखना, कहाँ हुआ है? मंगोलिया में आयोजित हुआ है वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 और भारत में नेहा सांगवान ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता है दोस्तों? गोल्ड मेडल। तो वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप कहाँ हुआ? मंगोलिया में हुआ। किसने? नेहा सांगवान ने जीता है पदक। 3 क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है कि वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 कहाँ हुआ? मंगोलिया में। किसने हमारे यहाँ से जीता है? नेहा सांगवान ने। कौन सा पदक जीता है? गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है, गोल्ड मेडल जीता है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है कि कलिंग साहित्य महोत्सव 2026 का चौथा संस्करण किस शहर में आयोजित हुआ? कलिंग साहित्य महोत्सव 2026 का चौथा संस्करण किस देश में आयोजित हुआ? तो ये काठमांडू नेपाल में आयोजित हुआ है। कलिंग साहित्य महोत्सव 2026 कहाँ हुआ है? काठमांडू नेपाल में हुआ है, याद रखना। कहीं हमारे यहाँ भारत में नहीं हुआ, ये काठमांडू नेपाल में हुआ है कलिंग साहित्य महोत्सव 2026 का, और ये चौथा संस्करण था, ये काठमांडू में हुआ है। उसके बाद दोस्तों क्या है, भारत के 31वें आर्मी चीफ कौन नियुक्त किए गए हैं? भारत के 31वें आर्मी चीफ जो है वो धीरज सेठ नियुक्त किए गए हैं। अगर आपने शॉर्ट वीडियो नहीं देखी है तो A to Z डिटेल दी हुई है धीरज सेठ जी की, वहाँ जाके आप देख लीजिए। और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अभी आपकी ना अभी हमें बेहद ज़रूरत है। बहुत सारे चैनल को आप ऐसे ही सब्सक्राइब कर लेते होंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे आपको ऐसी ऐसी वीडियो मिलेंगी करंट अफेयर्स की जो आप उसमें सच में यूटिलाइज़ कर पाएंगे, ठीक है। अभी हम रिसेंट में बहुत सारे एग्ज़ाम हैं तो आपको करंट की वीडियो दे पाएंगे। बीपीएससी की एग्ज़ाम आने वाला है, बीपीएससी के जो भी वीडियो हैं, जो एडिटेरिया तथ्य संग्रह है या फिर उसके बीपीएससी के जो भी टेस्ट हैं, एडिटेरिया करंट अफेयर्स है, सारे आपको प्लेलिस्ट बना दी गई है, करवाए भी जा रहे हैं, वहाँ आप जाके कर लीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने वाहनों को कितने प्रतिशत शुद्ध इथेनॉल को बतौर ईंधन इस्तेमाल की मंजूरी दी है? तो ये 100% कर दिया गया है। कितना? केंद्र सरकार ने वाहनों के कितने प्रतिशत शुद्ध इथेनॉल बतौर ईंधन के रूप में, तो 100% इथेनॉल उत्पादन करने मतलब उपयोग करने की बात कही है केंद्र सरकार ने। इसीलिए ये बवाल फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है इस चीज़ के कि इंजन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं इससे, इथेनॉल से। तो वही चीज़ है, लेकिन कोई गवर्नमेंट अभी देखने को लिए राजी नहीं है। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने वाहनों के कितने प्रतिशत शुद्ध इथेनॉल को बतौर ईंधन इस्तेमाल करने की मंजूरी दी है? तो 100% मंजूरी दे दी है, ठीक है। पहले कितनी थी? 20% थी, अब 100% मंजूरी दे दी है दोस्तों, इसलिए याद रखना। 2020 में द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किस मशहूर शूटिंग कोच को 12 जून 2026 का निधन हो गया है?
तो 2020 में द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया। और वो मशहूर शूटिंग कोच थे, उनका 12 जून 2026 को निधन हो गया। जसपाल राणा जी का ऐसा हुआ है। जसपाल राणा जी जो शूटिंग के बहुत उच्च लेवल के ये बहुत मशहूर शूटर थे, शूटर के मतलब कोच थे, और इनका निधन हो गया है, जिनका नाम है जसपाल राणा जी। ठीक है, जसपाल राणा जी का क्या हो गया, निधन हो गया है। उसके बाद दोस्तों 17 नंबर है कि टाइम्स मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों की सूची में कौन एकमात्र भारतीय शामिल की गई हैं। तो स्मृति मंदाना जी ऐसी हैं जो शामिल की गई हैं। टाइम्स मैगजीन 100 में सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों की सूची में शामिल की गई हैं स्मृति मंदाना जी। इनके बारे में कौन ही नहीं जानता है। ठीक है, इंडिया की ऐसी एकमात्र प्लेयर हैं जो तीनों सेटों में 100 सेंचुरी मारने वाली हैं। तीनों सेट में इन्होंने सेंचुरी मारी है, यानी कि 3 तरीके के जो क्रिकेट होता है उसमें तीनों उसमें सॉरी दोस्तों, गला थोड़ा ख़राब है, मैनेज कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है कि किसे कार्टूनिंग के लिए प्रतिष्ठित वार्टन अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। किसे कार्टूनिंग के लिए प्रतिष्ठित वार्टन अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। तो ये सुभानी शेख है। कौन है? सुभानी शेख को ये सम्मान दिया गया है। किसे? सुभानी शेख को सम्मान दिया गया है दोस्तों। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि स्वास्थ्य जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए योगांध्र 2026 नामक राज्यव्यापी अभियान किसने शुरू किया है। तो स्वास्थ्य यानी कि हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए, उसके लिए योगांध्र 2026 एक पहल शुरू की। ये कौन सरकार ने की है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने की है। याद रखना, योगांध्र किसने की है? योग से मतलब आप निकाल सकते हैं कि हेल्थ को, गांध मतलब योग, आंध्र की एक फीलिंग आ रही है तो आंध्र प्रदेश आप याद रख सकते हैं। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 20 की 23वें फीफा विश्व कप 2026 का मेज़बान देश कौन है। तो 23वें विश्व 3 देश मेज़बानी कर रहे हैं, यूएसए, मैक्सिको और कनाडा, और इनके तीनों के शुभांकर हैं। अगर आपने हमारी फीफा विश्व कप वाली वीडियो नहीं देखी है दोस्तों, कम से कम 50 क्वेश्चन कराए गए हैं वहाँ। ऐसा क्वेश्चन है, प्रत्येक देश का शुभांकर कौन है, कनाडा का क्या शुभांकर है, मैक्सिको ने शुभांकर क्या है, यूएसए का शुभांकर कौन सा है, यूएसए के किस शहर में फीफा विश्व कप होगा, मैक्सिको के किस शहर में होगा, कनाडा के किस शहर में होगा, और कौन सा ऐसा शहर है सबसे अधिक मैच खिलवाएगा। ये सारी चीज़ें वहाँ कवर कराई गई हैं अच्छी तरीके से। कौन प्लेयर है, कितनी टीम है। ठीक है, इस तरीके से सारे क्वेश्चन वहाँ कवर करवाए हैं। 50 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, आप जाके देख लीजिएगा, वीडियो वाले सेक्शन में जाइए और नीचे थोड़ा वहाँ पे आपको मिल जाएगा फीफा विश्व कप 2026। 23वें फीफा विश्व कप 2026 का शुभांकर क्या है। तो ये क्लच है, मैप है और जायजू है। कौन है? क्लच है, मैप है, जायजू है। कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ भी मिल जाएंगे। क्लच है, मेपल है और जायजू है। ठीक है, जो 23वें फीफा विश्व कप 2026 का शुभांकर है उसमें क्लच है, मैप है और जायजू है। ठीक है, क्लच, मैप, जायजू याद रखना। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 नंबर है कि ताइवान ट्रैवल लॉग के खिलाफ यांग शुआंग जी तथा अनुवादक लिन किंग ने 2026 में कौन सा पुरस्कार जीता है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज़ उन्होंने जीता है। कौन सा जीता है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज़। ताइवान ट्रैवल लॉग के लिए लेखिका जिनका नाम है यांग शुआंग जी और अनुवादक हैं लिन किंग ने। ठीक है, 2026 में कौन सा पुरस्कार जीता है ना? अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज़ पुरस्कार जीता है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज़, पिछली बार देखिए बुकर प्राइज़ से क्वेश्चन पूछा गया था बिहार में बीपीएससी में, और यूपी में भी क्वेश्चन पूछा गया था, यूपीपीसीएस में भी। तो दोनों चीज़ें आपको याद रखना है कि भारत का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र किस टाइगर रिजर्व में स्थापित किया जा रहा है। पलामू, झारखंड में। पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में। पलामू टाइगर रिजर्व जो बेतिया नेशनल पार्क है उसके अंतर्गत दोस्तों ठीक है, उसमें पाया जाता है बेतला नेशनल पार्क, उसके अंतर्गत पलामू टाइगर रिजर्व पाया जाता है। और एक मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है, तो ये पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में है। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार की अनुपालन कमी और विनियमन पहल के तहत सभी 51 प्राथमिकता सुधार क्षेत्रों को पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है। तो ये त्रिपुरा है। कौन सा है? त्रिपुरा है। ठीक है, भारत का पहला राज्य कौन है? त्रिपुरा है। याद रखना है, केंद्र सरकार की अनुपालन कमी और विनियमन पहल के तहत सभी 51 प्राथमिकता जो 51 प्रायोरिटी सेक्टर हैं उनके सुधार क्षेत्रों को पूरा करने वाला भारत का एकमात्र यानी पहला राज्य बन गया है त्रिपुरा। याद रखना, कौन है? त्रिपुरा। 51 सेक्टर में भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा किस शहर ने शुरू की है। तो भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा जो शुरू करने वाला शहर हो गया वो दिल्ली हो गया। भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा किसने शुरू की है। तो ये दिल्ली ने शुरू की है। भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा किस शहर ने शुरू की है? दिल्ली ने शुरू की है। 26 नंबर क्वेश्चन है
कि नवंबर 2025 को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो ये सूर्यकांत शर्मा ने पदभार ग्रहण किया है। आपको ये तो सबको पता ही हो गया है कि कॉकरोच कहने के चक्कर में कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है, और एक कॉकरोच जनता पार्टी का जो मतलब उद्भव भी हुआ है, उसका विकास हुआ है। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में उससे लोगों ने ज्वाइन किया है कॉकरोच जनता पार्टी को। भारत का पहला सैटेलाइट टैग वाला गंगा सॉफ्ट शेल कछुआ किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है? तो ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में छोड़ा गया है। भारत का पहला जो सैटेलाइट टैग वाला गंगा सॉफ्ट शेल कछुआ किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है? ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है। याद रखना, कहाँ? असम में, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। 19वां IPL 2026 का खिताब किसने जीता? तो RCB रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता है। RCB रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता है। इनके कप्तान आपको पता ही होगा, अगर आप इनके कप्तान का नाम जानते हैं कमेंट सेक्शन में बहुत ज़रूर बताएं। कमेंट में आप अगर आंसर लिखेंगे तो उससे आप चीज़ों से एंगेज रहेंगे और वीडियो से कनेक्टिविटी बना पाएंगे। चौथा IPL 2026 का खिताब किसने जीता है? चौथा IPL 2026 का, ठीक है, चौथा WPL वुमेंस प्रीमियर लीग 2026 का खिताब जो RCB वुमेंस ने जीता है। किसने जीता? RCB ने जीता है। तो फोर्थ IPL किसने जीता है? RCB ने जीता है। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है कि 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार किसने सम्मानित किया है? 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है R वैरामुथु को सम्मानित किया गया है। 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? R वैरामुथु को सम्मानित किया गया है 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए, R वैरामुथु को। 31 नंबर क्वेश्चन है कि किस फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब किसने जीता है? तो फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब किसने जीता? तो साध्वी सतीश सैल ने जीता है। किसने जीता है? फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026, मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 उसका खिताब किसने जीता है? सतीश सैल ने जीता है। अलग अलग तरीके के खिताब होते हैं, मिस यूनिवर्स होता है, ठीक है, मिस वर्ल्ड होता है, मिस इंडिया वर्ल्ड है, मिस इंडिया यूनिवर्स है। तो इनके सबके आपको याद रखना है कि किस किस को कौन कौन सा खिताब मिला है। तो मिस इंडिया वर्ल्ड को याद रखना है साध्वी सतीश सैल को याद रखना है आपको। एक नवीनतम पुस्तक अपनापन, जिसका नाम है अपनापन, किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा लिखी गई है? एक नई पुस्तक है जिनका नाम है अपनापन, वो अमित शाह के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। किसके? अमित शाह के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नवीनतम पुस्तक है अपनापन, ये किसके? अमित शाह के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है दोस्तों, अच्छी पुस्तक है। फिर आता काल भैरव नामक भारत के पहले ऑटोनॉमस लड़ाकू विमान का उत्पादन किस देश में किया गया है? काल भैरव नामक भारत के पहले ऑटोनॉमस लड़ाकू विमान का उत्पादन किस देश में किया गया है? तो ये पुर्तगाल में किया गया है। याद रखना, पुर्तगाल में किया गया है। सबसे पहले हमारे यहाँ यूरोपीय कंपनी पुर्तगाल ही आई थी, ठीक है, वास्को डी गामा 1498 में। याद रखना, काल भैरव नामक भारत के पहले ऑटोनॉमस लड़ाकू विमान का उत्पादन किस देश ने किया है? तो ये काल भैरव नामक पुर्तगाल ने किया है, और ये ऑटोनॉमस लड़ाकू विमान है। उसके बाद क्या है? गंगमता जतारा महोत्सव 2026 किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो ये आंध्र प्रदेश में आयोजित किया जाता है। किसमें? आंध्र प्रदेश में। गंगमा जतारा महोत्सव 2026 कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये आंध्र प्रदेश में आयोजित किया जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन महासंघ, ठीक है, SAWF का साउथ एशिया वेट लिफ्टिंग फेडरेशन नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, महासंघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर सहदेव यादव को नियुक्त किया गया है। किसे? डॉक्टर सहदेव यादव को नियुक्त किया गया है। याद रखना कि दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन महासंघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जिसका नाम है डॉक्टर सहदेव यादव। जिनका नाम क्या है? डॉक्टर सहदेव यादव। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन है कि मई 2026 में PM मोदी ने कहाँ मेरा भारत मेरा योगदान नामक अभियान प्रारंभ किया? तो ये नई दिल्ली में किया है। ठीक है, कहाँ मेरा भारत मेरा योगदान नाम का अभियान प्रारंभ किया? नई दिल्ली में किया है। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी पूछते हैं कि PM मोदी ने कहाँ मेरा भारत मेरा योगदान नामक अभियान शुरू किया है? तो नई दिल्ली में किया है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता है? तो ये झारखंड ने जीता है। किसने जीता है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता है? तो ये सी सही हो जाएगा, झारखंड ने जीता है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी झारखंड ने जीती है। उसके बाद क्वेश्चन है कि विजय हजारे ट्रॉफी 2026 का खिताब किसने जीता है? विजय हजारे ट्रॉफी 2026 का खिताब विदर्भ ने जीता है। ठीक है, विजय हजारे ट्रॉफी 2026 का खिताब किसने जीता है? विदर्भ ने। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो हमें बताइए कि विदर्भ जो है, विदर्भ टीम
कितनी बार ये विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीत चुकी है। और यहाँ तक आ गए हैं तो हमारे चैनल रैंकर्स डेस्टिनी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। याद रखिए दोस्तों, अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हमें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, बहुत कुछ सोच रखा है, बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता है? तो जम्मू कश्मीर ने अब की रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है। रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता है? तो जम्मू और कश्मीर ने रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है, याद रखना। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 40। उपन्यास जो है वो हरा पार्वती हरा पार्वती कथा के लिए 35वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। जो उपन्यास है जिसका नाम है हरा पार्वती कथा के लिए किसे 35वें सरस्वती सम्मान से पुरस्कार किया गया है? तो ये राम कुमार मुखोपाध्याय को सम्मानित किया गया है। किसे? राम कुमार मुखोपाध्याय को सम्मानित किया गया है, याद रखना। ठीक है, उपन्यास है जिसका नाम है हरा पार्वती कथा के लिए किसे 35वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो राम कुमार मुखोपाध्याय को सम्मानित किया गया है, राम कुमार मुखोपाध्याय। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है कि भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु में विकसित किया जा रहा है। याद रखना कि भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड लिमिटेड या शिपयार्ड कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो ये कहाँ? तमिलनाडु में विकसित किया जा रहा है। याद रखना, तमिलनाडु में विकसित किया जा रहा है। दोस्तों, अगर आपने बिहार करंट अफेयर्स की हमारी वीडियो नहीं देखी है, इसी के साथ साथ हम बिहार करंट अफेयर्स की वीडियो करा रहे हैं, चाहे भी यूडिस्ट एरिया की टेस्ट सीरीज हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय पूरी मैराथन क्लास हो, वो भी करा रहा हूँ। 250 क्वेश्चन की सेट वाइज आपको क्लास मिल जाएगी, वो आप प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए। GI प्रमाणित अदरक की खेती के लिए किस राज्य का सरकार ने अदरक मिशन शुरू किया है? GI यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्रमाणित अदरक की खेती के लिए किस राज्य सरकार ने अदरक मिशन शुरू किया है? तो मिजोरम सरकार ने अदरक का मिशन शुरू किया है। कौन सा मिशन? अदरक मिशन शुरू किया है किसने? मिजोरम गवर्नमेंट ने। उसके आगे है दोस्तों, एयरबस C295 नामक भारत का पहला निजी तौर पर मिलिट्री विमान को कहाँ बनाया जा रहा है? एयरबस C295 नामक भारत का पहला निजी तौर पर मिलिट्री विमान को कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बड़ोदरा गुजरात हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? बड़ोदरा गुजरात में। एयरबस C295 नामक भारत का पहला निजी तौर पर मिलिट्री विमान कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये कहाँ हो जाएगा? बड़ोदरा गुजरात हो जाएगा। बड़ोदरा गुजरात हो जाएगा। उसके बाद क्या है? नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किसने बौद्धिक संपदा यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कैटालिस्टिक पहल शुरू की है? ठीक है, नवाचार को बढ़ावा देने के लिए बौद्धिक संपदा कैटालिस्टिक पहल शुरू की है किसने? बौद्धिक संपदा कैटालिस्टिक जो पहल शुरू की है वो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा किया गया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? तो कार्लोस अल्कराज। जिस देश में होता है वहाँ का नाम दिया जाता है। फ्रांस में होगा तो फ्रेंच ओपन, ठीक है, जर्मन में होगा जर्मन ओपन, ऑस्ट्रेलिया में होगा ऑस्ट्रेलिया ओपन। तो याद रखना, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 हुआ है, उसमें पुरुष वर्ग में जो एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? तो कार्लोस अल्कराज हो जाएंगे। ये कार्लोस अल्कराज हैं वो स्पेन के हैं। कहाँ के हैं? स्पेन के हैं। बहुत महान खिलाड़ी हैं। ठीक है, अगर जहाँ इनकी इंटरव्यू आती है ऐसा होता ही नहीं है कि ये जीते ना, वायदा भी होता है कभी कि नहीं जीते। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 में महिला एकल वर्ग में किसने खिताब जीता है? तो एलेना रायवाकिना जो कजाकिस्तान की हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 में महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो इनका नाम एलेना रायवाकिना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एलेना रायवाकिना, याद रखना। 47 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है कि फ्रेंच ओपन 2026 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंच में जो हुआ है वो अलेक्जेंडर ज़्वेरेव जर्मनी के हैं। कौन है? याद रखना, अलेक्जेंडर ज़्वेरेव जर्मनी के। इसीलिए मैं हर जगह के फ्रेंच ओपन या फिर ऑस्ट्रेलियाई ओपन वाले इसमें क्वेश्चन डाल दिए हैं, आपको कन्फ्यूजन ना हो। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं वो इसी पॉइंट से बनते हैं कि फ्रेंच ओपन 2026 में पुरुष एकल वर्ग में खिताब किसने जीता? अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने जीता है और जर्मनी के थे। ठीक है, जर्मनी के हैं। याद रखना कौन सा खिलाड़ी कहाँ का है, यही जो क्वेश्चन बनते हैं किसी भी एग्जाम में हुआ। फ्रेंच ओपन 2026 में महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो ये मिरा एंड्रीवा रूस की हैं। ये कौन है? मिरा एंड्रीवा रूस की। याद रखना, फ्रेंच ओपन 2026 में महिला एकल वर्ग का जो खिताब जीतने वाली हैं उनका नाम है मिरा एंड्रीवा। ये कहाँ की है? रूस की हैं। ठीक है,
फिर आता है सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में कोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में एक कोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए कहा है कि हम कोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाएंगे। उसके लिए एक समिति का गठन किया गया है, एक पैनल का गठन किया गया है। उस पैनल का गठन जो किया है अरविंद कुमार की अध्यक्षता में वो पैनल गठन किया गया है। एक समिति बनाई गई है जिसमें कि अध्यक्ष अरविंद कुमार जी हैं। पैनल का गठन किसके रूप में किया गया है? अरविंद कुमार जी के रूप में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है कि मई 2026 में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI का नया प्रमुख निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो मई 2026 में केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है प्रवीण सूद जी को। अब याद रखना, आपको ऐसे याद नहीं रहेगा प्रवीण सूद जी CBI का। आपको पता है सोनू सूद जो हैं, सोनू सूद वो कितने अच्छे व्यक्ति हैं। सोनू सूद जो अब CBI के अध्यक्ष बनाए गए हैं, इसलिए आप प्रवीण सूद करके याद रख लेना, ठीक है। एक वर्ड आपको मिल जाएगा कि CBI के अध्यक्ष जो हैं वो सोनू सूद बनाए गए इक्वल टू P तो क्या हो जाएगा? प्रवीण सूद, ठीक है। ऐसे समझ लेना कि उनके भाई ही हैं। इस तरीके से आप याद कर लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा नाम आपको याद नहीं हो सकते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहाँ पर भीम मंडली पर्यावरण धरोहर स्थल का उद्घाटन किया है, जो अभी तक इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। कांग्रेस जनता पार्टी बहुत लंबे समय से जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं शिक्षा मंत्री, उनकी इस्तीफा की बात कर रही है, लेकिन अभी तक कोई भी किसी के कानों पे जुआ नहीं रेंगा है, ठीक है। तो भीम मंडली पर्यावरण धरोहर स्थल का उद्घाटन किया है, तो ये संबलपुर उड़ीसा में किया है। कहाँ पर किया है? संबलपुर उड़ीसा में। क्वेश्चन याद रखना, खैर कोई बात नहीं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भीम मंडली पर्यावरण धरोहर स्थल को उद्घाटन किया है, तो ये संबलपुर उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है। कहाँ हो जाएगा? संबलपुर उड़ीसा हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आगे क्वेश्चन है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने सेल का नया अध्यक्ष और MD किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर अशोक कुमार पांडा इसके हैं, ठीक है। तो स्टील अथॉरिटी सेल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है दोस्तों, या नया MD बनाया गया है, तो ये अशोक कुमार पांडा जी को बनाया गया है। किसे? अशोक कुमार पांडा जी को बनाया गया है। उसके बाद नया क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन है कि नवीनतम पुस्तक, एक नई पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है द सेकेंड आर्बिट। ये किसका संस्करण है? सेकेंड आर्बिट ये शुभांशु शुक्ला जी, जो हमारे दूसरे अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति हैं, शुभांशु शुक्ला जी, उन्होंने ये पुस्तक लिखी है। याद रखना, किसने लिखी है? शुभांशु शुक्ला जी ने ये पुस्तक लिखी है दोस्तों। बहुत अच्छी पुस्तक है, ज़रूर पढ़ें अगर कभी मौका मिले। द सेकेंड आर्बिट, शुभांशु शुक्ला जी ने ये पुस्तक लिखी है, याद रखना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 है 54 नंबर क्वेश्चन है कि 4 फरवरी 2026 को किस थीम के साथ विश्व कैंसर दिवस मनाया गया? तो विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम थी यूनाइटेड बाई यूनिक, ठीक है, यूनाइटेड बाई यूनिक इसकी थीम थी, तो याद रखना यूनाइटेड बाई यूनिक इसकी थीम थी। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। 1 मार्च 2026 को किस थीम के साथ शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया? तो पीपल्स फर्स्ट थीम थी कि पीपल्स फर्स्ट, ठीक है। तो शून्य भेदभाव दिवस कब मनाते हैं? 1 मार्च 2026 को। उसके बाद 8 मार्च 2026 को किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस मनाया जाता है, ठीक है, वो 8 मार्च को मनाया जाता है। और इसकी थीम थी राइट जस्टिस एक्शन फॉर ऑल वुमेन्स एंड गर्ल्स। राइट जस्टिस एक्शन फॉर ऑल वुमेन्स एंड गर्ल्स, बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है, राइट जस्टिस एक्शन फॉर ऑल वुमेन्स एंड गर्ल्स, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 है कि जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस स्थान पर हिम सरोवर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है? जल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है जिसका नाम है हिम सरोवर प्रोजेक्ट। ये कहाँ? लद्दाख में लॉन्च किया गया है। कहाँ पर? लद्दाख में लॉन्च किया गया है, याद रखना। हिम सरोवर सबसे ज़्यादा बर्फ़ कहाँ पाई जाती है? बताइए, सबसे ज़्यादा बर्फ़ जो है लद्दाख में ही पाई जाती है, तो ये लद्दाख हो जाएगा। कहाँ? लद्दाख हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 है कि भारतीय नौसेना के द्विवार्षिक जो कमांडर सम्मेलन 2026 का पहला संस्करण आयोजित हुआ है। भारतीय नौसेना का एक द्विवार्षिक 2 साल में एक बार होने वाला कमांडर सम्मेलन 2026 का पहला संस्करण आयोजित किया गया है, और ये नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया है, याद रखना, नई दिल्ली में किया गया है। उसके बाद साइप्रस में आयोजित हुआ फिडे वीमेंस
कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 का खिताब किस भारतीय ने जीता है? तो साइप्रस में आयोजित हुआ है फिडे वीमेंस कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026, इसका खिताब किस भारतीय ने जीता है? तो आर वैशाली ने जीता है। किसने? आर वैशाली ने जीता है इनका खिताब। तो हुआ कहाँ है? साइप्रस में हुआ है, याद रखना। फिडे 2026 वीमेंस कैंडिडेट टूर्नामेंट साइप्रस में हुआ है। भारत में ये खिताब जो आर वैशाली ने जीता है। किसने जीता? आर वैशाली ने। 60 नंबर क्वेश्चन है। 60 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रतिभाशाली एथलीटों के डीएनए की मैपिंग के लिए किस राज्य ने स्पोर्ट्स जीनोमिक प्रोग्राम लॉन्च किया है? जो प्रतिभाशाली एथलीटों के डीएनए की मैपिंग करने के लिए किस राज्य ने स्पोर्ट्स जीनोमिक्स प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो ये गुजरात राज्य ने किया है। किसने किया है? गुजरात राज्य। हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 तक पहुंच गए हैं। मुबारक हो आपको। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ढेर सारे यहाँ क्वेश्चन हैं। इससे पहले आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो यार वीडियो को लाइक कर दें। आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ मैं, ठीक है, सिर्फ आपके लिए करता हूँ। और तो मुझे इससे क्या ही होगा, अभी ना मेरा चैनल मोनेटाइज है ना कुछ, ठीक है, बस आपके लिए मेहनत करता हूँ। वित्त वर्ष 25-26 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश कौन है? 25-26 में भारत का शीर्ष जो व्यापारिक भागीदार देश है वो चाइना है। कौन है? चाइना है। चाइना से लोग इतनी नफरत करते हैं हमारे यहाँ। अब देख लीजिए भारत का सबसे ज़्यादा व्यापारिक भागीदार देश कौन है? चाइना है, ठीक है। तो एकदम किसी की नकारात्मक धारणा नहीं बनानी है। निम्न में से किस सर्वश्रेष्ठ फिल्म में के लिए ऑस्कर अवार्ड 2026 प्रदान किया गया? कौन सी ऐसी सर्वश्रेष्ठ फिल्म है जिसके लिए ऑस्कर अवार्ड 2026 प्रदान किया गया है? तो वन बैटल ऑफ अनदर, ठीक है, वन बैटल आफ्टर अनदर इसके लिए दिया गया, ठीक है। तो ऑस्कर अवार्ड 2026 किसे प्रदान किया गया? वन बैटल आफ्टर अनदर, ठीक है, इसके लिए दिया गया, वन बैटल आफ्टर अनदर ऑस्कर पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 63 जो है, उड़ीसा के गजपति शासकों से संबंधित एक मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख किस राज्य में मिला है? तो ये आंध्र प्रदेश में मिला है। गजपति शासकों का एक शिलालेख मिला है आंध्र प्रदेश में। कहाँ मिला है? आंध्र प्रदेश में मिला है। और ये गजपति शासक उड़ीसा से संबंधित हैं, ठीक है। और ये मध्यकालीन है, मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 जो है, 64, नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स 2026 का पहला भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो ये पहला स्थान प्राप्त किया है। याद रखना कि नई दिल्ली में आयोजित हुआ है विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो भारत ने पहला स्थान प्राप्त किया है। भारत ने पैरा ओलंपिक में कौन सा पहला स्थान प्राप्त किया है? जनगणना 2027 का पहला चरण किस दिन शुरू किया गया? 1 अप्रैल 2026 को शुरू कर दिया गया है। जनगणना 2027 का पहला चरण किस दिन शुरू किया गया? 1 अप्रैल 2026 को ये शुरू कर दिया गया है, 1 अप्रैल 2026 को। उसके बाद जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? सुदर्शन पटनायक बने हैं। कौन? सुदर्शन पटनायक। याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जनगणना 2027 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये सुदर्शन पटनायक बने हैं। एक चीज़ और है कि ये जनगणना वैश्विक रूप से पहली ऐसी जनगणना है जो पूर्ण रूप से डिजिटली रूप से होने वाली है। जनगणना 2027 का शुभांकर यानी मास्कोट क्या है? प्रगति और विकास, ठीक है। तो प्रगति और विकास जो है वो शुभांकर है। याद रखना, जनगणना 2027 का जो शुभांकर है उसका प्रगति और विकास करना, ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद 68 नंबर क्वेश्चन है कि 2027 की जनगणना 16वीं भारतीय जनगणना की है। ये 2027 की जो जनगणना है वर्तमान में 16वीं भारतीय जनगणना है के लिए भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कौन है? तो मृत्युंजय कुमार नारायण। कौन है? मृत्युंजय कुमार नारायण है। याद रखना कि जो 2027 के लिए जनगणना हो रही है वर्तमान में ये 16 नंबर की जनगणना है, और जो इसमें रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त जो हैं तो वो मृत्युंजय कुमार नारायण है। कौन है? मृत्युंजय कुमार नारायण, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 है कि लीसा गिल किस हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो लीसा जो गिल हैं वो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। याद रखना, लीसा गिल किस हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश सरकार या आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है लीसा गिल, ठीक है, लीसा गिल। 70 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा की पहली LGBTQ सांसद कौन बनी है? बहुत खबरों में रहा था, क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है कि राज्यसभा की पहली LGBTQ सांसद कौन बनी है? तो डॉक्टर मेनका गोस्वामी बनी है। कौन? डॉक्टर मेनका गोस्वामी बनी है। याद रखना, डॉक्टर मेनका गोस्वामी बनी है। राज्यसभा की पहली LGBT सांसद कौन बनी है? तो डॉक्टर मेनका गोस्वामी जी बनी है। उसके बाद नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज
यानी कि नास्कॉम के अध्यक्ष कौन बने हैं? नास्कॉम के जो अध्यक्ष बने हैं श्रीकांत माकनी बने हैं। श्रीकांत बेला माकनी जो बने हैं नास्कॉम को अध्यक्ष बने हैं, श्रीकांत बेला माकनी। तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है कि BRO यानी कि सीमा सड़क संगठन 29वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो BRO के हरपाल सिंह जी बन गए हैं, हरपाल सिंह जी। सीमा सड़क संगठन के 29वें महानिदेशक चुने गए हैं जिनका नाम है हरपाल सिंह। 73 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च NCAER के नए महानिदेशक सुरेश गोयल को बनाया गया है। याद रखना, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के महानिदेशक बनाए गए हैं सुरेश गोयल को बनाया गया है। उसके बाद 74 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC यानी नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर के महानिदेशक बने हैं। ठीक है, काउंसिलिंग के महानिदेशक कौन बने हैं? तो BT रमन बन गए हैं। BTV रमन कौन बने हैं? BTV रमन बन गए हैं। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के नए महानिदेशक कौन बने हैं? BTV रमन बन गए हैं। कौन? BTV रमन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 है कि 2025 से 29 तक के लिए किसे भारतीय खो खो महासंघ के नया अध्यक्ष चुना गया है? ठीक है, 25 से 29 तक के लिए किसे भारतीय खो खो महासंघ का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो ये सुधांशु मित्तल हो जाएंगे। सुधांशु मित्तल जी को भारतीय खो खो महासंघ यानी KKFI का नया अध्यक्ष चुना गया है। तो सुधांशु मित्तल जी हो जाएंगे, याद रखना। उसके बाद किस भारतीय को 26 से 29 अवधि के लिए BWF एथलीट कमीशन के चेयरमैन की नियुक्ति की गई है? किस भारतीय को 2026 से 29 अवधि के लिए BWF एथलीट कमीशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो ये PV सिंधु को किया गया है। किसे किया गया? PV सिंधु को। याद रखना कि BWF एथलीट कमीशन के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? PV सिंधु को नियुक्त किया गया है। किसे? PV सिंधु को नियुक्त किया गया है। उसके बाद रेलवे सुरक्षा बल यानी कि RPF की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? RPF रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की, ठीक है, पहली महिला निदेशक बनी है सोनाली मिश्रा। याद रखना, रेलवे की सोनाली मिश्रा बन गई हैं पहली महिला निदेशक। उसके बाद किस राज्य का बोलाद जिला भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है? किस राज्य का बोलाद जिला जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य का बोलाद जिला है। कहाँ का? छत्तीसगढ़ का। तो किस राज्य का बोलाद जिला भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त बन गया है? तो छत्तीसगढ़ का एक जिला है जिसका नाम है बोलाद। ये छत्तीसगढ़ का जिला है जो बाल विवाह मुक्त बन गया है पूर्ण रूप से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 है, कौन सा देश धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो मालदीव ऐसा देश बन गया है जिन्हें धूम्रपान पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। बहुत सराहनीय कदम है दोस्तों ये। ऐसा बहुत ही हिम्मत होती है क्योंकि हर कोई अपना क्या देखता है कि कैंसर भी हो और उसकी दवा भी बनाएं और टैक्स भी मिले। किसके? तंबाकू से टैक्स मिले, शराब से टैक्स मिले, जबकि पता है कि ये सारे उत्पाद जो हैं वो कैंसर रोगी हैं, लेकिन फिर भी कंपनियों को एग्जिस्ट कराया जाता है दोस्तों। खैर वो अपना पॉलिटिकल मैटर है। तो मालदीव ऐसा देश बन गया है जिनने धूम्रपान पर पूर्ण रूप से निषेध लगा दिया है। 80 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 128वें स्थान पर है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, ठीक है, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स या सूचकांक में 2025 में भारत जो है 128वें नंबर पर है। कौन सा नंबर है? 128वें नंबर पर। प्रत्येक क्वेश्चन को दो बार इसीलिए बोलता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन बिल्कुल आपके जहन में बैठ जाए दोस्तों। अक्टूबर 2025 में वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक सिस्टम 2025 कहाँ आयोजित किया गया? याद रखना, अक्टूबर 2025 में वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक सिस्टम 2025 का आयोजन किया गया और ये दुबई में किया गया। कहाँ किया गया? वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक सिस्टम 2025 का आयोजन दुबई में किया गया है। दुबई में किया गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 है कि अक्टूबर 2025 में भारतीय सेना द्वारा कहाँ पर ड्रोन कवच अभ्यास शुरू किया गया? तो ये अरुणाचल प्रदेश में किया गया था। कहाँ किया गया? अरुणाचल प्रदेश में। याद रखना कि अक्टूबर 2025 में भारतीय सेना के द्वारा ड्रोन कवच अभ्यास कहाँ शुरू किया गया? तो ये अरुणाचल प्रदेश में किया गया। कहाँ किया गया? अरुणाचल प्रदेश में किया गया। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 83 हो जाएगा। IMF की अप्रैल 2026 की आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार 26-27 में भारत के GDP कितना रहा है? तो भारत का GDP 4.15 ट्रिलियन रहा है। ठीक है, IMF के अनुसार 2026 में
भारत का जो जीडीपी है 4.15 ट्रिलियन रहा है, 4.15 ट्रिलियन रहा है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 84, आईएमएफ की आउटलुक रिपोर्ट 2026 के अनुसार बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारतीय अर्थव्यवस्था फिसलकर 2025 के किस स्थान पर पहुंच गई है? तो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारतीय अर्थव्यवस्था छठे नंबर पर पहुंच गई है, छठे नंबर पर पहुंच गई है। ठीक है, बहुत बेकार बात है, भारतीय अर्थव्यवस्था छठे नंबर पर पहुंच गई है। एक देश हमसे जो पहले आगे था वो फिर आगे निकल गया है। फिर हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप लॉन्च किया गया है, तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के लिए लॉन्च किया गया है। कहाँ? गज रक्षक। मतलब हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक एक ऐप लॉन्च किया गया है, तो ये बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में किया गया है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है किस राज्य के पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन संस्करण 2025 को जीता है? तो ये आंध्र प्रदेश ने जीता है। किस राज्य के पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन संस्करण 2025 को जीता है? तो ये आंध्र प्रदेश ने जीता है। किसने जीता है? आंध्र प्रदेश ने जीता है। किस राज्य के पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन सूचकांक 2025 को जीता है? आंध्र प्रदेश ने। उसके बाद आरबीआई से स्मॉल फाइनेंस बैंक की मान्यता पाने वाला भारत का पहला पेमेंट बैंक कौन बन गया है? तो फिनो स्मॉल फाइनेंस बैंक जो बन गया है। ठीक है, फिनो स्मॉल फाइनेंस बैंक। आरबीआई ने स्मॉल फाइनेंस बैंक को मान्यता पाने वाला पहला पेमेंट बैंक बना दिया है, तो ये फिनो स्मॉल बैंक को बना दिया गया है। याद रखना, फिनो स्मॉल बैंक फाइनेंस को पेमेंट बैंक बना दिया है, याद रखना, पेमेंट बैंक। उसके बाद 88 नंबर क्वेश्चन है भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली असेंबली लाइन किस राज्य में स्थापित की गई है? भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन किस राज्य में स्थापित की गई है? तो ये कर्नाटक राज्य में हो जाएगी। सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 89 है आरबीआई द्वारा नवगठित सदस्यीय भुगतान नियामक बोर्ड की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ये आरबीआई के गवर्नर करेंगे। आरबीआई के द्वारा नवगठित 6 सदस्यीय भुगतान नियामक बोर्ड यानी पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड का गठन किया जाएगा, उसका आरबीआई का गवर्नर अध्यक्षता करेगा। आरबीआई का गवर्नर अध्यक्षता करेगा पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड की। मीराबाई चानू ने विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो याद रखना, मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता है, अपने नाम किया। मीराबाई चानू ने विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता? तो ये रजत पदक जीता है। कौन सा? रजत पदक जीता है। उसके बाद बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया BFI बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किस शहर में पहली बार BFI कप 2025 का आयोजन किया गया? तो ये चेन्नई में किया गया। ठीक है, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया कप का आयोजन किया गया, तो ये चेन्नई में कहाँ किया गया? कहाँ पे? चेन्नई में किया गया, याद रखना। उसके बाद अक्टूबर 2025 में साने तकाची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो साने तकाची जो हैं बहुत ही खबरों में रही हैं, याद रखना। साने तकाची जो हैं वो जापान की महिला प्रधानमंत्री बनी है, पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। अक्टूबर 2025 में साने तकाची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो ये जापान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जापान हो जाएगा। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी पॉसिबिलिटी है इस क्वेश्चन की आने में। जो पहला काम होता है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत और मालदीव के बीच जो एक्विवेरियन अभ्यास का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत और मालदीव के बीच में एक्विवेरियन का संस्करण नंबर 14 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये तिरुवनंतपुरम केरल में आयोजित किया गया। भारत और मालदीव के बीच में एक्विवेरियन जो अभ्यास होता है, ठीक है, संस्करण होता है, उसका 14वां संस्करण आयोजित किया गया, और ये कहाँ किया गया है? तिरुवनंतपुरम केरल में किया गया। उसके बाद 94 नंबर क्वेश्चन है आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान किसने लॉन्च किया है? निर्मला सीतारमण जी ने आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान लॉन्च किया है। 95 नंबर क्वेश्चन है 4 अक्टूबर 2025 को भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? गांधीनगर गुजरात में किया गया। ठीक है, गांधीनगर गुजरात में किया गया। याद रखना, 4 अक्टूबर 2025 को भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये गांधीनगर गुजरात में किया गया है, गांधीनगर गुजरात में किया गया है। उसके बाद 96 नंबर क्वेश्चन है कि ऑपरेशन मेगा ब्रू किस राज्य के सारंडा जंगल क्षेत्र में जनवरी 2026 में शुरू किया गया एक बड़ा एंटी माओवादी अभियान है? याद रखना, ऑपरेशन मेगाब्रू किस राज्य का है? तो ये झारखंड का है। कहाँ का है? झारखंड का है दोस्तों, झारखंड का। ऑपरेशन मेगाब्रू किस राज्य के सारंडा जंगल के क्षेत्र में जनवरी 2026 में शुरू किया गया एक बड़ा एंटी माओवादी अभियान है? सारंगा मुगरू, ठीक है, मोगब्रू, तो ये झारखंड का है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 97 है कि जनवरी 2026 में ईरान में मौजूद भारतीयों को वहाँ से निकालने के लिए
भारत सरकार ने कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? तो ऑपरेशन स्वदेश लॉन्च किया गया है। कौन सा ऑपरेशन स्वदेश? जनवरी 2026 में ईरान में मौजूद भारतीयों को वहाँ से निकालने के लिए भारत सरकार ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो ऑपरेशन स्वदेश लॉन्च किया गया है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 98, किस मादक पदार्थों के खिलाफ किस राज्य के या यूटी ने पुलिस ने ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्टेसेंस लॉन्च किया है? ठीक है, ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्टेस लॉन्च किया है, तो ये दिल्ली ने किया था। याद रखना, कृत्रिम मादक पदार्थ के खिलाफ किस राज्य और यूटी की पुलिस ने ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्टेस लॉन्च किया है? तो ये दिल्ली ने किया है। कहाँ ने किया है? दिल्ली ने किया है, दिल्ली ने। उसके बाद 99 नंबर क्वेश्चन है कि मार्च 2026 के मध्य पूर्व संघर्ष के बीच भारतीय वाणिज्यिक जहाज़ों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने कौन सा मिशन लॉन्च चलाया है? मार्च 2026 में मध्य पूर्व संघर्ष के बीच भारतीय वाणिज्यिक जहाज़ों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने एक अभ्यास चलाया या मिशन चलाया, जिसका नाम था दोस्तों ऑपरेशन संकल्प और ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। तो ये इसका दोनों सही हो जाएगा, ए और बी। ऑपरेशन संकल्प, ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा, ये दोनों चलाए थे। ऑपरेशन संकल्प, ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। उसके बाद में 100 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्व खुफिया निर्देशालय DRI ने किस ऑपरेशन के तहत गुजरात में मादक पदार्थ बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमारी की? तो ये ऑपरेशन वाइट कोल्ड्रन और ऑपरेशन नमकीन के द्वारा की है। ऑपरेशन वाइट कोल्ड्रन और ऑपरेशन नमकीन, इसका सही आंसर डी हो जाएगा कि दोनों के द्वारा की है। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, दोनों के द्वारा की गई है। कौन कौन सा है? ऑपरेशन वाइट कोल्ड्रन, ऑपरेशन नमकीन के द्वारा राजस्व खुफिया निर्देशालय DRI ने ऑपरेशन किया है गुजरात में। दोस्तों 100 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। धन्यवाद, अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं आपका मैं आभार प्रकट करता हूँ, और हमारे चैनल रैंकर्स डेस्टिनी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है, किस राज्य या यूटी की पुलिस ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर रोकने के लिए ऑपरेशन शरास्त्र शुरू किया है? तो ये दिल्ली ने किया है। याद रखना कि किस राज्य और यूटी ने पुलिस से सोशल मीडिया के दुरुपयोग को लगाने के लिए ऑपरेशन शरास्त्र शुरू किया है? तो ये दिल्ली सरकार ने किया है। किसने? दिल्ली सरकार ने किया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 102 है कि राज्य के बलिया में स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य सुरहाताल भारत का 100वां रामसर साइट बन गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश राज्य के बलिया में स्थित जयप्रकाश पक्षी अभ्यारण्य या फिर सुरहाताल को भारत का 100वां रामसर स्थल बनाया गया है। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य या सुरहाताल, ये उत्तर प्रदेश के बलिया में स्थित हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के लिए अलग मंत्रालय बनाने वाला भारत का पहला राज्य केरलम हो गया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक अलग मंत्रालय बनाया है, तो कौन सा हो गया? केरलम हो गया। केरल का नाम परिवर्तित करके केरलम कर दिया गया है, और किसी भी राज्य का नाम परिवर्तन किया था आर्टिकल 3 के थ्रू। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 क्या है कि थाईलैंड में आयोजित हुआ 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता? तो याद रखना, जो 74वां मिस यूनिवर्स हुआ है वो थाईलैंड में हुआ है, सबसे पहले ये याद रखना है आपको। और उसका खिताब जो जीता है मैक्सिको की फातिमा बॉस थी, उन्होंने जीता है। मैक्सिको की फातिमा बॉस। थाईलैंड में आयोजित 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? फातिमा बॉस ने। और ये कहाँ की? मैक्सिको की थी। मैक्सिको की फातिमा बॉस ने जीता है, याद रखना, मिस यूनिवर्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 105 कि BD सतीशन ने किस राज्य के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो ये केरलम ली है। BD सतीश ने किस राज्य के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो ये केरलम के लिए है, केरलम के BD सतीश ने। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 106, हेमंत बिश्व शर्मा ने किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये असम राज्य के बन गए हैं। हेमंत बिश्व शर्मा असम के दूसरी बार मुख्यमंत्री बन गए हैं। उसके बाद शुभेंदु अधिकारी किस राज्य के नवे मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये पश्चिम बंगाल के नवे मुख्यमंत्री बन गए हैं। कौन से नवे मुख्यमंत्री बन गए हैं? वेस्ट बंगाल के। शुभेंदु अधिकारी किस राज्य के नवे मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये वेस्ट बंगाल के नवे मुख्यमंत्री बन गए हैं दोस्तों। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 108, एन रंगास्वामी ने हाल ही में फिर से किस राज्य एवं यूटी के मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण लिया? तो एन रंगास्वामी जो हैं वो पांडिचेरी के हैं। एन रंगास्वामी हाल ही में पांडिचेरी के
मुख्यमंत्री बने हैं। कहाँ के बने हैं? पांडिचेरी के। एन रंगास्वामी हाल ही में पांडिचेरी के मुख्यमंत्री बने हैं। उसके बाद तमिलनाडु के 9वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? चंद्रशेखर जोसेफ विजय ने, ठीक है, जिसे विजय थालापति के नाम से जाना जाता है, आप सभी लोग जानते हैं। बहुत बड़े एक्टर हैं और बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 110 है कि भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर अंपायर कौन बनी है? तो ये रितिका श्री बन गई हैं। कौन बनी है? रितिका श्री बन गई हैं। भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर अंपायर कौन बनी है? तो ये रितिका श्री बन गई हैं दोस्तों, रितिका श्री, याद रखना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 111 है, निम्नलिखित में से किसे नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अशोक कुमार लाहिड़ी के द्वारा। अशोक कुमार लाहिड़ी के द्वारा नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसके द्वारा? निम्नलिखित में से किसे नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये अशोक कुमार लाहिड़ी के द्वारा नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। किसे? अशोक कुमार लाहिड़ी के द्वारा। उसके बाद आता है DK शिव कुमार, किस राज्य के 18वें मुख्यमंत्री बने हैं? ठीक है, DK शिव कुमार जो हैं, DK शिव कुमार किस राज्य के 18वें मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये कर्नाटक राज्य के बने हैं। इतने मुख्यमंत्री बने हैं दोस्तों, ज़रूर याद रखिए प्लीज़, एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है मुख्यमंत्री से। कई राज्यों में चुनाव हुए हैं, ठीक है, कई राज्यों में सरकारें बनी हैं, तो मुख्यमंत्री से क्वेश्चन बनेगा। तो DK शिव कुमार जो हैं वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने हैं और ये 18वें मुख्यमंत्री बने हैं। दो चीज़ें याद रखना, कौन मुख्यमंत्री बना है, किस राज्य का बना है, कितने नंबर का बना है। केंद्रीय बजट 26-27 में केंद्र सरकार का कुल अनुमानित व्यय कितना है? ठीक है, तो कुल अनुमानित व्यय जितना उसने कमाया उतना ही अनुमानित व्यय होगा, 53-47-315 करोड़। 53-47-315 करोड़ यही हमारा कुल इनकम है और यही हमारा कुल व्यय है, याद रखना। केंद्र सरकार 26-27 ने कुल अनुमानित व्यय 53-47-315 है। कुल अनुमानित व्यय कितना है? 53-47-315। केंद्रीय बजट 2026 में 26-27 के लिए राजकोषीय घाटे यानी फिजिकल डेफिसिट का लक्ष्य निर्धारित किया गया। तो राजकोषीय घाटा 4.3% है। राजकोषीय घाटा कितना है? 4.3%। राजकोषीय घाटा कितना है? 4.3%। आर्थिक सर्वेक्षण 26-27 के अनुसार वित्त वर्ष 26-27 में वास्तविक GDP वृद्धि दर का अनुमान क्या है? GDP वृद्धि दर 6.8 से 7.2 के बीच में रहेगी। वास्तविक GDP वृद्धि दर 6.8 से 7.2 के बीच में रहेगी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बजट से हर बार BPSC में 102 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उत्तर प्रदेश की तो बात ही मत कीजिए, 3-4 क्वेश्चन बजट से हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, दिसंबर 2025 में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर घटकर कितनी रह गई है? तो 4.8% रह गई है। ठीक है, दिसंबर 2025 में आंकड़े जारी किए गए हैं। 116 नंबर क्वेश्चन, बेरोजगारी दर कितनी रह गई है? 4.8% बेरोजगारी दर रह गई है। और ये बेरोजगारी दर सिर्फ कागजों में आपको नज़र आएगी, रियल में बिल्कुल नज़र नहीं आएगी दोस्तों। ठीक है, इतना भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 117, आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 में केंद्र सरकार द्वारा राजकोषीय घाटे को GDP में कितने प्रतिशत के रूप में रखने का अनुमान है? ठीक है, तो आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार केंद्र सरकार ने बताया कि राजकोषीय घाटे GDP के अनुपात में 4.5% रहेगी। वैसे राजकोषीय घाटा 4.3% है, लेकिन जो अनुमानित GDP प्रतिशत के आधार पर रहेगी GDP के, वो 4.5% रहेगी। 4.5% रहेगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 118 है, वैश्विक स्तर पर विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग के मामले में भारत वर्तमान में कौन से स्थान पर है? पूरे विश्व में विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग के मामले में भारत का स्थान इस टाइम क्या है? तो भारत 5वें नंबर पर आता है। पूरे विश्व में मैन्युफैक्चरिंग में भारत 5वें नंबर पर आता है। 119 नंबर क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2026 में सकल घरेलू यानी कि GDP में निवेश की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत रही है? GDP में निवेश की हिस्सेदारी 30.5% रही है। ठीक है, तो सकल घरेलू उत्पादन GDP में जो निवेश की हिस्सेदारी रही है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 30.5%। 30.5% इन्वेस्टमेंट हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 120 है कि 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत के लिए लगातार 10वीं बार बजट पेश किया है। तो ये लगातार 9वीं बार उन्होंने बजट पेश किया है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा कि 9वीं बार बजट पेश किया है। पहली बार जो है बजट संडे को पेश किया गया। भारत सरकार का नया आयकर अधिनियम 2025 कब लागू होगा? 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा नया आयकर अधिनियम। याद रखना दोस्तों, बजट का हमने टेस्ट नंबर 9 करा दिया है एडिटोरिया का। अगर आपने नहीं किया है तो कर लीजिएगा टेस्ट के थ्रू, यानी कि MCQs के थ्रू। उसमें जितने भी बजट के क्वेश्चन बन सकते हैं वहाँ पर कवर करवा दिए हैं, आप जाइए कर लीजिएगा।
शुरू से एंड तक आप मेरी एनर्जी देख रहे हैं, इसी तरीके से बनी रहेगी एनर्जी। बस आपका सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों, आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम। 2-4 मोबाइलों में दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने मोबाइल में सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़रूर लास्ट तक वीडियो देखें। 26-27 में रेल मंत्रालय के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? 2.93 करोड़ रुपए आवंटित की गई है। 2.93 करोड़ रुपए आवंटित की गई है रेल मंत्रालय के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा रेल मंत्रालय के लिए आपकी पैसा दिया गया है, ठीक है, हर बार से ज़्यादा। तो 2.93 करोड़ रुपए दी गई है लाख में। फिर क्वेश्चन नंबर 123 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 123 है कि बजट 26-27 में महिलाओं के क्रेडिट सुविधा के लिए की गई घोषणा की गई है। बजट 26-27 में महिलाओं को क्रेडिट सुविधा के लिए घोषणा की गई है सी मार्ट स्कीम। किसके लिए? सी मार्ट स्कीम की घोषणा की गई है, सी मार्ट स्कीम। बजट 26-27 में महिलाओं को क्रेडिट सुविधा के लिए घोषणा की गई है सी मार्ट स्कीम की। किसकी? सी मार्ट स्कीम की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 124 है कि बजट 26-27 में बायो फार्मा सेक्टर के लिए अगले 5 साल में कितने करोड़ रुपए आवंटन का प्रावधान किया गया? तो ये 10,000 करोड़ रुपए किए जाएंगे बायो फार्मा में। बजट 26-27 में बायो फार्मा सेक्टर के लिए अगले 5 साल में कितने करोड़ रुपए आवंटन का प्रावधान किया गया है? तो 10,000 करोड़ रुपए आवंटन किया जाएगा अगले 5 साल में। वर्ष याद रखना, 5 साल में। क्वेश्चन नंबर 125 है 26-27 में भारत में कितने ज़िलों में एक गर्ल्स हॉस्टल खोलने का घोषणा की गई है? तो सभी ज़िलों में, ठीक है, सभी ज़िलों में, भारत में जितने भी ज़िले हैं एक गर्ल्स हॉस्टल खोलने की गई है, ठीक है, गर्ल्स हॉस्टल खोलने के लिए कहा गया है। भारत में डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए स्वदेशी कंपनियों को किस वर्ष तक के लिए टैक्स हॉलीडे घोषित किया गया है? तो 2047 तक के लिए टैक्स हॉलीडे घोषित किया गया है। भारत में डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए विदेशी कंपनियों को किस वर्ष के लिए टैक्स हॉलीडे घोषित किया गया? 2047 तक टैक्स हॉलीडे है डेटा सेंटर खोलने के लिए। 127 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की पहली निजी क्षेत्र में समुद्री गैस टरबाइन यानी कौन सा मैरीन गैस टरबाइन सुविधा कहाँ स्थापित की जाएगी? विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में ये स्थापित किया जाएगा। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। 128 नंबर क्वेश्चन है कि बुजुर्ग देखभाल विभाग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? बुजुर्ग देखभाल विभाग बनाने वाला भारत का पहला राज्य केरलम हो जाएगा, केरलम। तो बुजुर्ग के लिए अलग बजट पेश किया गया है और उनके लिए एक सेंटर बनाया जाएगा, बुजुर्ग देखभाल सेंटर, ठीक है। तो केरलम ऐसा करने वाला पहला राज्य हो गया है। केरल वैसे भी हर चीज़ में, एजुकेशन सेक्टर हुआ या एल्डर के लिए शेल्टर होम बनाने के लिए बहुत आगे रहता है। निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2030 तक चंद्रमा पर एक परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की घोषणा की है? तो नासा ही ऐसा कर पाएगा, नासा ने कहा है। नासा ने कहा है कि 2030 तक चंद्रमा पर हम एक परमाणु रिएक्टर स्थापित कर देंगे। परमाणु रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर स्थापित करने की बात नासा ने की है, ठीक है। नासा सिंथेटिक रडार अपर्चर यानी कि निसार उपग्रह 30 जुलाई 2025 को किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया? GSLV F-16 के द्वारा लॉन्च किया गया है। याद रखना, जो निसार है, निसार ये जो है दोस्तों, ये 30 जुलाई 2025 को लॉन्च किया गया है और ये किसके लिए? GSLV F-16 के थ्रू लॉन्च किया गया है और ये नासा और इसरो के सहयोग से लॉन्च किया गया है GSLV F-16 के द्वारा। तारीख याद रखना 30 जुलाई 2025 को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 आता है 131 कि दिसंबर 2025 में माइकेला वेंट हाउस अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हीलचेयर यूजर्स बन गई हैं, ठीक है। वह किस देश की हैं? याद रखना, दिसंबर 2025 में माइकेला वेंट हाउस अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हीलचेयर यूजर बन गई हैं और वो जर्मनी की थी। नाम बहुत ज़रूरी है, उनका नाम माइकेला वेंट हाउस है। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हीलचेयर यूजर्स बन गई हैं, जर्मनी की हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 132 जो होता है, क्वेश्चन नंबर 132, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने, ठीक है, रिस्पांस वास्केट 2025 पहल शुरू की है? किस अंतरिक्ष एजेंसी ने रिस्पांस वास्केट 2025 पहल शुरू की गई है? तो इसरो ने ये शुरू की गई है। इसरो ने, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने रिस्पांस बास्केट 2025 पहल शुरू की गई है? तो ये इसरो ने की है। किसने की है? इसरो ने की है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 133 क्या है कि भारत का पहला निजी ऑर्बिट रॉकेट विक्रम-1 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा
कि भारत ने अभी स्काई रूट एरोस्पेस ने पहला निजी एक लॉन्च किया गया है ऑर्बिट रॉकेट, इसका नाम क्या है, विक्रम-1। ठीक है, तो याद रखना भारत का पहला निजी ऑर्बिट रॉकेट विक्रम-1 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, स्काई रूट के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन को किसी भी तरीके से बनाए, बस आप याद रखना उसे। फिर आता है सैटेलाइट इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट लियो किसने लॉन्च किया है। सैटेलाइट इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट लियो जो है वो अमेजन ने लॉन्च किया है, प्रोजेक्ट लियो। ठीक है, प्रोजेक्ट लियो किसने लॉन्च किया है, अमेजन ने लॉन्च किया है, अमेजन ने लॉन्च किया है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 135, भारत ने किस वर्ष तक अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा है। तो 2035 तक अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा है किसने, भारत ने किस वर्ष अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा है। 2035 तक अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, तो भारत ने किस वर्ष अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा है, 2035 तक। 136 नंबर क्वेश्चन है कि वैश्विक शिक्षक पुस्तक 2026 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये रूबल नागी को सम्मानित किया गया है। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है, रूबल नागी जी को सम्मानित किया गया है। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2026 से रूबल नागी को ये प्रदान किया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 226 है, 137 है, 2026 के गणतंत्र दिवस परेड के किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो ये महाराष्ट्र ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। याद रखना 2026 में गणतंत्र दिवस परेड में किस झांकी ने प्रथम स्थान, तो महाराष्ट्र की झांकी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। क्वेश्चन नंबर 138 है कि क्रैफोर्ड पुरस्कार 2026 भूविज्ञान का नोबेल कहा जाता है इसे। क्रैफोर्ड जो पुरस्कार 2026 से भूविज्ञान का नोबेल कहते हैं, किसे सम्मानित किया गया, वीरभद्र रामनाथ को इसे सम्मानित किया गया है। वीरभद्र रामनाथ को सम्मानित किया गया है, वीरभद्र रामनाथ को। ठीक है, याद रखना सही आंसर क्या हो जाएगा, वीरभद्र रामनाथ को सम्मानित किया गया है किसका, क्रैफोर्ड पुरस्कार 2026, क्रैफोर्ड पुरस्कार 2026 को। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 139 है, भारतीय नौसेना इंडियन नेवी के 27वें प्रमुख कौन बने हैं। तो ये कृष्ण स्वामीनाथन बने हैं। कौन, कृष्णा स्वामीनाथन बने हैं। भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी के 27वें प्रमुख बन गए हैं, जिनका नाम क्या है, कृष्णा स्वामीनाथन है, कृष्णा स्वामीनाथन है नेवी में। उसके बाद 140 नंबर क्वेश्चन है। 140 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस यानी CDS किसे बनाया गया। तो NS राजा सुब्रमण्यम को बनाया गया, NS राजा सुब्रमण्यम को बनाया गया। किसे, NS राजा सुब्रमण्यम को बनाया गया, NS राजा सुब्रमण्यम को बनाया गया। आगे देखते हैं हम। तो दोस्तों 140 क्वेश्चन ही कराते हैं। वैसे मैं PDF 2 इसमें ऐड करने वाला था, लेकिन मेरा गला ना बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, क्योंकि मुझे जुकाम हो गया था, उसके बाद कफ बन गया था, तो गला बोलने के बाद थोड़ी देर बाद बैठ जाता है। आई रियली सॉरी, मैं आपको 200 क्वेश्चन कराने वाला था, इसका पार्ट 2 में डाल दूँगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ, दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया। मेरे दोस्तों बस एक ही बात कहूँगा कि मुझे अभी आपकी थोड़ी सपोर्ट की ज़रूरत है। कृपया करके मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल रैंकर्स डेस्टिनी को सब्सक्राइब करें। बहुत सारे एग्ज़ाम के लिए मैं वीडियो लाऊंगा और आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें पसंद भी आएंगी। ये नया चैनल है दोस्तों, इसे ग्रो करने में हेल्प करें, प्रैक्टिस करते रहें, प्रिपेयर करते रहें और अपनी सफलता को पालें। ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।